सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते दायरे को देखकर इसका उपयोग गवर्नेंस कार्यों में किया जाने लगा। प्रशासनिक कार्यों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग ई गवर्नेंस कहलाया। विजन ऑफ विजडम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ई गवर्नेंस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में विषय से जुड़े कुछ प्रश्नों का संकलन किया गया है, जिनसे गुजरते हुए आप अपने विजन में और अधिक स्पष्टता महसूस करेंगे। ई गवर्नेंस में किसी देश के नागरिकों को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित प्रयोग किया जाता है। जब सरकार द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाता है, तो वह ई गवर्नेंस कहलाता है। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव, जनगणना और कर प्रशासन आदि से संबंधित जटिल गणनाओं की प्रोसेसिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए की गई। 1970 में इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना भारत में ई गवर्नेंस की दिशा में पहला बड़ा कदम था। 1977 में स्थापित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने देश के सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में लॉन्च NICNET राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क एक क्रांतिकारी कदम बनकर उभरा। गवर्नेंस में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कुछ उद्देश्यों को निहित करता है, जिनमें है नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेही का पालन, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाना, शासन में सुधार करना तथा व्यापार और उद्योग के साथ इंटरफेस में सुधार जैसे उद्देश्यों को शामिल किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ई गवर्नेंस का पूरा स्ट्रक्चर कुल 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। ये स्तंभ हैं पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। ई गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर की डिज़ाइन इन्हीं चारों स्तंभों पर निर्भर करती है। ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी प्लेटफॉर्म डेवलप किए गए हैं, सहभागिता के आधार पर इन्हें कुल 4 मॉड्यूल्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानकारी होना लाजमी है कि ई गवर्नेंस से जुड़े सभी प्लेटफॉर्म विभिन्न वेबसाइट्स और ऐप्स के रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनका क्लासिफिकेशन उन पर सूचनाएं प्रदान करने तथा उनका उपभोग करने वालों के आधार पर किया गया है। इनमें से पहला मॉड्यूल है G2G। ई गवर्नेंस के इस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेगमेंट में विभिन्न सरकारों के मध्य सूचनाओं का डिजिटल रूप से आदान प्रदान किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार तथा 2 राज्यों की सरकारों के मध्य सूचनाओं को डिजिटल रूप में एक्सचेंज करने वाले सभी प्लेटफॉर्म्स इस सेगमेंट के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है G2C। ई गवर्नेंस के इस गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉड्यूल में सरकारी योजनाओं को आम नागरिकों तक डिजिटल रूप में पहुंचाया जाता है। इसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाता है, उसके माध्यम से सूचनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाई जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में SSO के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा का आवेदन करवाना, खाद्य सुरक्षा, सरकारी बीमा योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन कराना जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट टू सिटीजन सेगमेंट में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट मॉड्यूल है G2B। गवर्नमेंट टू बिजनेस सेगमेंट में सरकार द्वारा किसी व्यवसाय हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं को डिजिटल रूप में किसी व्यवसाय तक पहुंचाना शामिल है। इसके उदाहरणों में उन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को शामिल किया जा सकता है जिसके माध्यम से किसी उद्योग हेतु सरकारी ऋण सहायता के लिए आवेदन तथा ऑनलाइन निविदा जैसी सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया हो। नेक्स्ट मॉड्यूल है G2E। ई गवर्नेंस के गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेगमेंट में कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्रारूप द्वारा तीव्रता से किसी कर्मचारी द्वारा एक्सेस किए जाने से संबंधित सुविधाओं को शामिल किया गया है। किसी कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन बीमा तथा पेंशन आदि के लिए आवेदन करना गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेगमेंट के उदाहरण हैं। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सेगमेंट गवर्नमेंट टू सिटीजन सेगमेंट से इसलिए भी भिन्न है क्योंकि इसमें उपलब्ध सुविधाओं को प्रत्येक नागरिक के लिए ओपन न करके केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से जुड़ी सुविधाओं को शामिल किया गया है। चर्चा करते हैं ई गवर्नेंस के लाभों के बारे में। ई गवर्नेंस से प्रशासनिक कार्य तथा सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार को सारे आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन आंकड़ों का उपयोग सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों की बेहतर योजना तथा क्रियान्वयन के लिए किया जा सकता है। ई गवर्नेंस के परिणाम स्वरूप एक कॉमन डेटाबेस तैयार किया जाता है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी है, ताकि पूरी प्रणाली को पारदर्शी बनाकर तीव्र किया जा सके, और यह ई गवर्नेंस के माध्यम से ही संभव हुआ है। ई गवर्नेंस से व्यापार के क्षेत्र में भी नए अवसरों का सृजन हुआ है। इन सभी सुविधाओं के होने के साथ साथ ई गवर्नेंस को लागू करने से संबंधित विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें है अवसंरचना, जिसमें बिजली, इंटरनेट आदि बुनियादी संरचनाओं का अभाव सामने आता है। भारत नेट तथा सौभाग्य जैसी पहलें इस संबंध में उठाए गए कदम हैं। इसकी चुनौतियों में अगला पॉइंट है लागत। ई गवर्नेंस हेतु किए जाने वाले उपाय महंगे होते हैं और इनके लिए भारी सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है। भारत जैसे विकासशील देश में ई गवर्नेंस के क्रियान्वयन में परियोजनाओं की लागत प्रमुख बाधाओं में से एक है। इसके अलावा है गोपनीयता और सुरक्षा। डेटा लीक होने के मामलों ने ई गवर्नेंस के प्रति लोगों के विश्वास को खतरे में डाल दिया है। इसलिए ई गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सभी वर्गों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए मानक और प्रोटोकॉल तय किए जाने चाहिए। अगली चुनौतियों में है डिजिटल विभाजन। डिजिटल डिवीजन में ई गवर्नेंस सेवाओं का लाभ उठाने वाले और इन सेवाओं से वंचित लोगों की संख्या में डिजिटल विभाजन जनसंख्या के अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, शहरी, ग्रामीण आदि क्षेत्रों में देखा जाता है। इस अंतर को कम करने की आवश्यकता है, तभी ई गवर्नेंस के लाभों का समान रूप से उपयोग किया जाना संभव होगा। यदि इनके सुझावों पर गौर किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में ई शासन की पहल जमीनी हकीकत की पहचान और विश्लेषण करके ही की जानी चाहिए। अब रुख करते हैं आज के इस प्रकरण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रखने में कौन सा पंचायत एंटरप्राइज सूट एप्लीकेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्लान प्लस, एक्शन सॉफ्ट, राष्ट्रीय परिसंपत्ति निर्देशिका या फिर सर्विस प्लान। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा एक्शन सॉफ्ट। एक्शन सॉफ्ट एप्लीकेशन के माध्यम से हम ग्राम पंचायत के स्तर पर किए गए कार्यों की भौतिक और वित्तीय स्थिति पर नजर रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, नागरिकों को निष्पक्ष बनाना, नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना, ई कॉमर्स अनुप्रयोगों में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना ई कॉमर्स का प्राथमिक उद्देश्य है। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन से संबंधित है? परम 8000, परम 10000, परम धावक या फिर परम शिवाय। साथियों, आपको सुपर कंप्यूटिंग से संबंधित मिशन के बारे में बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा परम शिवाय। परम 8000 और परम 10000 सुपर कंप्यूटर के नाम हैं जो सीडेक कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन परम शिवाय मिशन के तहत भारत में सुपर कंप्यूटिंग के मिशन को और अधिक मजबूत बनाने पर काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी की शिकायतों को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करने को क्या कहा जाता है? साइबर बेटिंग, वेब द्वेष, वेब क्रोध या फिर साइबर दुर्व्यवहार। आपको बताना है कि शिकायतों को दूर करने के लिए इनमें से कौन से सेगमेंट का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है साइबर बेटिंग। साइबर बेटिंग में उन समाधानों को शामिल किया जा सकता है जिनका उपयोग वेबसाइट से संबंधित समस्याओं के समाधान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार की क्षमता में सुधार हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को किसके रूप में जाना जाता है? ई प्रशासन, ई शासन, ई वाणिज्य या फिर ई व्यापार। साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ई शासन, जिसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से सभी तरह की सरकारी सुविधाओं और क्षमताओं को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ई शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन दिए गए हैं। वास्तमान पारदर्शिता ई शासन का एक ICT समर्थित लाभ है। दूसरा कथन है, ई शासन का संबंध सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में ICT के क्रियान्वयन से संबंधित है। तीसरा कथन है, सामूहिक सेवा के अंदर ई शासन संबंधित सेवाओं को उपलब्ध करवाने तथा उनके प्रयोग में सहायक है। आपको इनमें से सही कथनों का चुनाव करना है। साथियों, इसमें कथन 2 और 3 सही हैं। पहले कथन में हासमान शब्द दिया गया है जिसका मतलब है डिक्रीजिंग। यदि आप इस शब्द को पकड़ लेते हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब चुन पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यूपीआई पर आधारित है? माई जीओवी, भीम, उमंग या फिर फोन पे? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भीम। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वहीं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का एब्रीविएशन है यूपीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन और ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, जागरूकता या फिर सर्वसम्मति उन्मुखता? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो बाकी तीनों से अलग है। भिन्न का चुनाव करना है। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा जागरूकता। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन के कुल 8 विशेषताएं बताई गई हैं। इन विशेषताओं में जागरूकता को शामिल नहीं किया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इन 8 विशेषताओं का एक बार अध्ययन कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानकीकरण संगठन नहीं है? ISO, ISI, IEEE, ANSI? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ISI। देखा जाए तो बाकी के ऑप्शन में दिए गए नाम भी मानकीकरण से संबंधित संगठनों के ही नाम हैं, लेकिन ISI जो है वह भारत के औद्योगिक उत्पादों से संबंधित स्टैंडर्ड को लागू करने वाली संस्थान है। इसके अलावा ISO है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। IEEE है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स तथा अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ये तीनों अमेरिका में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन हैं जिनका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े नए आविष्कारों और उत्पादों का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी भारत में सरकारी निकायों को नेटवर्क का आधार और ई गवर्नेंस समर्थन प्रदान करने वाली संस्था है? NIC, NASSCOM, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा NIC। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वो भारत में सभी सरकारी निकायों में जो ई गवर्नेंस के लिए नेटवर्क स्थापित किया जाता है उसकी स्टैंडर्डाइजेशन को तय करती है। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और अब समय है हमारे बोनस क्वेश्चन का, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। उमंग एप्लीकेशन किस पहल का हिस्सा है? स्वच्छ भारत अभियान, मिड डे मील अभियान, अटल उन्नति मिशन या फिर डिजिटल इंडिया? साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप हमेशा की भांति कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उम्मीद है विजन ऑफ विजडम का ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें, डटे रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।